2019 के लोकसभा इलेक्शन पूरी दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शंस थे। इसमें टोटल $8 बिलियन यानी 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दुनिया में ऐसे 54 देश हैं जिनकी साल भर की जीडीपी हमारे एक लोकसभा इलेक्शन के खर्चे से भी कम आती है। ऊपर से भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं और हर साल 5 से 7 इलेक्शन तो होते ही रहते हैं देश के अंदर। आंध्र प्रदेश जैसे छोटे से स्टेट के एमपी और एमएलए के इलेक्शन में ही 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे देश में नंबर कितना बैठता होगा। इसके अलावा देश में 25,000 पंचायत हैं और टोटल 3,000 से ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और इनके भी इलेक्शन अलग से करवाए जाते हैं। ऊपर से इन इलेक्शन के टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो गवर्नमेंट उस टाइम पर कोई भी नया प्रोजेक्ट, पॉलिसीज या डिसीजन नहीं अनाउंस कर सकती और ना ही इंप्लीमेंट कर सकती है। और ये इलेक्शन किसी भी स्टेट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पॉलिटिकल पार्टी भी फुल इलेक्शन मोड में आ जाती है और सारे डिसीजन पॉलिटिकल हो जाते हैं। अब देश में सारा खर्चा रोकने के लिए और बार बार इलेक्शन मोड में आने से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का सोल्यूशन काफी टाइम से सजेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ये कितना इफेक्टिव है, इससे कितने पैसे बचेंगे, क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब डिस्कस करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आओ इस वीडियो में एक एक करके यही करते हैं। One nation, one election. Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की? आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। देखो, अपने देश में टोटल 2 टाइप के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आते हैं स्टेट के अंदर विधान परिषद और गवर्नर के इलेक्शन, और नेशनल लेवल पे आते हैं राज्यसभा और प्रेसिडेंट के इलेक्शन। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते, लेकिन फिर आते हैं कुछ ऐसे जो डायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें हम लोग जाते हैं। इसमें टोटल 3 लेवल होते हैं। सेंट्रल लेवल पे लोकसभा के इलेक्शन है जिसमें एमपी इलेक्ट होते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। स्टेट लेवल पे एमएलए इलेक्ट होते हैं और वहां पे स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और फिर आते हैं लोकल बॉडीज के इलेक्शन। अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत के इलेक्शन, शहर में रहते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले। हर 5 साल में सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज के 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं जिनमें हम और आप घर से निकलते हैं और वोट करके आते हैं। लोकसभा का इलेक्शन पूरे देश में साथ में हो जाता है, लेकिन जो स्टेट और लोकल बॉडीज के इलेक्शन है ये हर साल किसी किसी स्टेट में चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता था। 1952 में आजाद भारत के पहले इलेक्शन हुए और उस टाइम पर पूरे देश में सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडी सब इलेक्शन एक साथ हुए थे। एक तरह से ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही हो रहा था। ऐसा 1967 तक चलता है, लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने फायदे के लिए इस सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। दरअसल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 356 और इसको यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकती है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा के नए इलेक्शन करवा सकती है। लेकिन इसके यूज से ज्यादा इसे मिसयूज किया गया। सबसे पहली बार 1959 में इंदिरा गांधी जी ने इसे मिसयूज करके केरला की गवर्नमेंट गिरा दी थी। इसीलिए केरला के जो इलेक्शन थे उनका सीक्वेंस बाकी देश के इलेक्शन से चेंज हो गया। फिर 1960s में 11 बार इस आर्टिकल को मिसयूज किया गया और यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा इन सब स्टेट की गवर्नमेंट को गिराया गया। फिर 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने देश के 9 स्टेट जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा के सरकार गिरा दी और यहां पर फिर से इलेक्शन करवाए गए जिसमें मोस्टली जनता पार्टी जीती। और 1980 में जब वापस कांग्रेस जीतती है तो उसका बदला लेते हैं, वो फिर से इन्हीं 9 स्टेट में सरकार गिरा देते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा के इलेक्शन करवा। स्टेट में अलग अलग इलेक्शन होते थे, उनका टाइम चेंज होता चला गया। और लेवल पे देखो तो 1977 से 99 का जो टाइम था बड़ा अनस्टेबल था। हर 2-3 साल में सरकार बदल रही थी, तो इनके स्टेट की सरकार गिरा देते थे। इसके लिए 1994 में एसआर बोम्मई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस फाइल करा और इसका जो जजमेंट आया उसमें आर्टिकल 356 के मिसयूज को रोका गया। दूसरा रीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि डिफेक्शन होता था, यानी कि लीडर अपने मन से पार्टी बदल लेते थे। इसलिए 1985 और 2003 इन 2 इयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ को पास किया जाए और इसमें काफी हद तक इस चीज को कंट्रोल भी कर लिया गया। और इस पूरी हिस्ट्री का अगर आप क्रक्स देखें एक लाइन में, तो जो वन नेशन वन इलेक्शन से शुरुआत हमने करी थी उसको कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने फायदे के लिए पूरा चौपट करके रख दिया। अब हमारे यहाँ तो ये सिस्टम बर्बाद हो गया, लेकिन कई देश हैं जहां पर अभी भी ये चलता है। जैसे यूएसए के अंदर यहाँ पर नवंबर का जो फर्स्ट मंडे होता है उसके बाद जो आने वाला ट्यूसडे है उस दिन नेशनल इलेक्शन डे होता है। इस दिन इनके सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी इनकी लोकसभा और सेनेट यानी इनकी राज्यसभा, इन सब के इलेक्शन हो जाते हैं। यूएस में जो स्टेट्स के अंदर भी सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नर्स हैं, उन सब के भी इलेक्शन इसी एक दिन में करवा लिए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से चल रहा है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूके के अंदर भी है। यहाँ पर फर्स्ट थर्सडे में सारे के सारे इलेक्शन जैसे लोकल, मेयर, म्युनिसिपैलिटीज, डिवॉल्ट असेंबली, रेफरेंडम, ये सारे करवा
लिए जाते हैं। इसमें बस हाउस ऑफ कॉमन्स का इलेक्शन नहीं होता है, जो कि 2011 में फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट पास करके ये भी डिसाइड करा गया कि इसे भी सेम डे में करवाया जाएगा। हालांकि इस एक्ट को बाद में रिपील करना पड़ा, लेकिन इनके यहाँ भी अगर आप देखें तो हर साल में जितने भी इलेक्शन पेंडिंग होते हैं वो मई मंथ के फर्स्ट थर्सडे को करवा लिए जाते हैं। तो इन्होंने भी ऑलमोस्ट वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रखा है और इसीलिए भारत में भी सोचा जा रहा है कि कुछ ऐसा रूल बनाया जाए ताकि हम भी ऐसा कुछ। भारत के पर्सपेक्टिव से वन नेशन वन इलेक्शन का जो मतलब है वो भी थोड़ा सा अलग होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में सारे इलेक्शन बस एक ही दिन में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आज भी देखो अपने देश में, चाहे पंचायत हो, लोकसभा इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, वो एक दिन में नहीं होता है। 2 से 3 हफ्ते तो लग ही जाते हैं, अलग अलग फेजेस में इलेक्शन होते हैं। तो फिर जब सब एक साथ होंगे तो एक दिन में कैसे हो सकते हैं? इसीलिए जो नया कॉन्सेप्ट है, इसमें जिस भी एरिया में इलेक्शन होगा उस एक दिन में उस एरिया के पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन, इन सबको एक साथ करवा लिया जाएगा। ऐसा करने से हो सकता है पूरे देश में जो इलेक्शन है वो 2-3 महीने तक चलते रहे अलग अलग फेजेस में। तो एक बार अगर ये पूरा प्रोसेस हो गया तो कहते हैं कि एटलीस्ट विधानसभा और लोकसभा की जो इलेक्शन है उनको एक साथ करवा ले और जो लोकल बॉडीज है, पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको अलग अलग करवा लिया जाए। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बड़े सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो गवर्नेंस से रिलेटेड है। जब भी अपने देश में इलेक्शन होते हैं उससे पहले उस एरिया में लग जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 30 सालों में ऐसा एक भी साल नहीं हुआ है जिसमें देश के किसी न किसी पार्ट में इलेक्शन न चल रहे। और इन कंटिन्यूअस इलेक्शन की वजह से देश में किसी न किसी पार्ट में हर साल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है और वहां पे गवर्नमेंट का जो काम है वो डिले हो जाता है। इसके अलावा इलेक्शन किसी भी एरिया में आए, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकदम इलेक्शन मोड में आ जाती हैं। चाहे इलेक्शन बंगाल में हो, चाहे राजस्थान में। आपने देखा होगा इलेक्शन से जस्ट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी चीजें अनाउंस करने लगती है जिससे उनको पॉलिटिकल फायदा मिले। कुछ स्कीम से डिले हो जाती है। पंजाब में इलेक्शन आए तो फार्म लॉ वापस कर लिए, असम में इलेक्शन आए तो सीए को डिले कर दिया। और इसके अलावा हर पॉलिटिकल पार्टी में फ्री भी देने की रेस लग जाती है। कहीं फ्री बिजली का प्रॉमिस है, कहीं साइकिल, कहीं टीवी बट रहा है। कुछ लोग तो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने का प्रॉमिस कर रहे हैं। और ये सारी चीजें इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर साल एक नए स्टेट इलेक्शन होने से हर पार्टी एक दूसरे पार्टी से रेस में रहती है कि इस बार हम ऐसी स्कीम अनाउंस कर देंगे, सारे वोट खींच लेंगे। इंप्लीमेंट करने का किसने सोचा है? और इन सब के अलावा जब देश में नेशनल लेवल के इलेक्शन होते हैं तो पूरे देश में 10 लाख से भी ज्यादा बूथ बनते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इलेक्शन ड्यूटी पर भेजे जाते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ के जवानों का भी एक बड़ा नंबर इसमें डिप्लॉय किया जाता है। और इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डिपार्टमेंट का जो काम है वो इलेक्शन ड्यूटी की वजह से बड़ा हैम्पर होता है। इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में एक बड़ा नंबर टीचर्स का भी होता है। अब हर 5 साल में अगर एक बार ऐसा हो तो चलो समझ में आता है कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं, एक बार में ऐसा हो जाएगा। लेकिन कभी नेशनल इलेक्शन है, कभी स्टेट इलेक्शन है, कभी लोकल बॉडी के इलेक्शन है। हर 5 साल में 3-4 बार एक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इस काम पे लगाया जाता है। तो उनकी जो एक्चुअल जॉब है, जिसके लिए उन्हें सैलरी मिल रही है, वहां पर वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं। ये एक वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरह देखा जाता है। एक साथ इलेक्शन करवाने से पैसा भी खूब बचेगा। इलेक्शन कमीशन का भी पैसा बचेगा और पॉलिटिकल पार्टीज का भी पैसा बचेगा। देखो, देश में इलेक्शन करवाना बहुत एक्सपेंसिव काम है। लीगली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्शन में 95 लाख रुपीस खर्च करना अलाउड होता है और एमएलए के लिए लिमिट 40 लाख की। भारत में टोटल 543 एमपी है, तो एमपीज के लिए टोटल नंबर 500 करोड़ के आसपास आ जाता है। लेकिन रियलिटी में ये नेता परमिटेड लिमिट पे कहां खर्चा करते हैं? उससे 20-30 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2019 में लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, मतलब अलाउड लिमिट से ऑलमोस्ट 40 गुना ज्यादा। और भारत में टोटल 4,000 एमएलए, तो इनकी परमिटेड लिमिट हुई 1600 करोड़ की। लेकिन एटलीस्ट 20-30 गुना ज्यादा पैसे ये लोग भी खर्चा करते हैं। और ये पूरे इलेक्शन में जो खर्चा होता है उसका सिर्फ 1/3 पार्ट है। ऑलमोस्ट इतना ही पैसा खर्च होता है इलेक्शन में लगे एम्प्लॉइज, सिक्योरिटी, इलेक्शन रोल को अपडेट करने में, ईवीएम मशीन को लाने ले जाने में, और अलग अलग जो इतने सारे इलेक्शन होते हैं उसकी वजह से खर्चा काफी ज्यादा होता है। और अगर एक साथ इलेक्शन करवा दिया जाए तो ये वाला एकदम इलीगल है, लेकिन वो होता है। वोटर्स एकदम इलीगल है, लेकिन वो होता है। वोटर्स को पैसे देके, घूस देके अपनी तरफ वोट खींचने के लिए। अब इसमें कितना पैसा खर्चा होता है इसका हिसाब तो जो कैंपेनिंग का खर्चा है, इलेक्शन कमीशन का खर्चा है और जो वोटर को बार बार घूस देने का खर्चा है, ये सब भी बच सकता है। और इन सारे एक्सपेंसेस में ना हमने अभी तक कैंडिडेट के इंडिविजुअल खर्चा देखा है। करप्शन कम हो सकता है देश में कैसे? पॉलिटिकल पार्टीज जो पैसा खर्च करती है ना, वो मोस्टली इनको डोनेशन के थ्रू मिलता है। अब इसके लिए एक तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। 2018 से 22 के बीच में देश में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड सेल हुए। इसमें ऑलमोस्ट 57% पैसा बीजेपी के पास गया है और बाकी 43 पैसा अलग अलग नेशनल और रीजनल पार्टीज को मिला है। अब ये डोनेशन कोई अपने मन से थोड़ी देता है, ये पैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन देते हैं और ज्यादा उसी पार्टी को देते हैं जिसके जीतने की चांस ज्यादा हो। पार्टी जीतती है तो ये फेवर उन्हें वापस बिजनेसमैन को रिटर्न करना पड़ता है। तो जब सरकार बनती है तो उन्हीं बिजनेसमैन को ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने लगते हैं। ये एक तरीके का लीगलाइज करप्शन है जो खुले आम देश में चलता है और सबको पता है। अगर फंड भी कम लेंगी और देश में करप्शन भी कम होगा। इसके अलावा हर बार इलेक्शन आने से पहले आप नोटिस करोगे कि अलग अलग नेता भड़काऊ भाषण देना शुरू कर देते हैं। 2019 से जस्ट पहले खूब हिंदू मुस्लिम हुआ था और आपने ये भी नोटिस करा होगा कि जब कर्नाटका में इलेक्शन थे तो हिंदी इंपोजिशन, नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिबेट एकदम से तेज हो गई थी। अभी 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं तो कास्ट वाली जो पॉलिटिक्स है वो एक तरह से
जोर पकड़ रही है। अब बार बार इलेक्शन होने से होता यह है कि इस तरह के जो डिवीजन वाले इश्यूज हैं इन पर ज्यादा फोकस रहता है, मीडिया भी फोकस करती है और पॉलिटिकल पार्टीज भी। अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन हुए तो ये सब होगा, लेकिन 5 साल में बस एक बार होगा। बाकी 5 साल लोग सिर्फ डेवलपमेंट के इश्यूज पर ही सरकार से सवाल पूछेंगे। इसके अलावा इलेक्शन को लेकर जो सबसे बड़ा इशू होता है वो है कि लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। अब देश में ज्यादातर लोग अपने होम स्टेट या टाउन से दूर रहते हैं, इसलिए अगर सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज के इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं तो उनके लिए बार बार ट्रैवल करके वोट देने जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग अपने स्टेट या सिटी में भी रहते हैं वो भी लोकसभा के इलेक्शन में वोट दे भी आते हैं, लेकिन स्टेट और लोकल बॉडीज के इलेक्शन में वो भी कहते हैं कि आज का दिन तो छुट्टी का है, चादर तान के सोएंगे। इसीलिए ये हेडलाइन आपको देखने को मिलती है कि 30% वोटर टर्नआउट हुआ, 40% हुआ। अगर सारे इलेक्शन देश में बस एक बार आ जाए और लोगों को ये लगे कि 5 साल में बस एक ही मौका है वोट देने का, तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि ज्यादा लोग वोट देने जा रहे हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है और कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिन पर अभी डिबेट होनी बाकी है। पहली प्रॉब्लम लोग बताते हैं कि अगर एक साथ इतने सारे इलेक्शन करवा दिए तो ईवीएम और स्टाफ कहां से आएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि एक ही दिन में पूरे देश में सारे इलेक्शन होंगे, बट मैंने आपको बताया ऐसा नहीं होगा। अगर यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो सारे मशीनें, सारा स्टाफ यूपी में लगाया जा सकता है। यूपी के किसी भी जिले में वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, लोकसभा, विधानसभा सारे इलेक्शन एक दिन में हो जाए। ऐसे अलग अलग फेजेस में पूरे यूपी में 3-4 दिन में या 2-3 वीक में इलेक्शन हो जाए। फिर ऐसे हर स्टेट में कुछ कुछ वीक्स में इलेक्शन होते रहे और 3-4 महीने में पूरे देश में इस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो ये मशीन का इशू, ये स्टाफ का इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि अगर एक ही दिन में सारे इलेक्शन करवा लिए तो सारे के सारे लोग जो नेशनल पार्टी को वोट करेंगे सेंट्रल इलेक्शन में, वो स्टेट में भी उसी को जिता देंगे, वो लोकल बॉडीज में भी उसको जिता देंगे। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। अभी 2019 में लोकसभा के साथ ओडिशा का स्टेट इलेक्शन भी हुआ था, लेकिन लोकसभा में वहां पर बीजेपी जीती है, उनके एमपीज आए, और स्टेट में बीजेडी यानी बीजू जनता दल जीत के आई है। इसके अलावा 2019 इलेक्शन से सिर्फ 3-4 महीने पहले एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन एक साथ हुए थे, लेकिन इन तीनों ही स्टेट में बीजेपी बुरी तरह से हार गई थी। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली, और इसके जस्ट बाद दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, बिहार, इन सब स्टेट में भी इलेक्शन हुए और इन ज्यादातर स्टेट्स में बीजेपी फिर से हार गई। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, ओडिशा के अंदर सेम डे पर जिस वोटर ने लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया, उसने विधानसभा के इलेक्शन में बीजू जनता दल को जिताया। सिमिलरली दिल्ली में भी लोकसभा के इलेक्शन में जिस वोटर ने बीजेपी को जिताया था, उसने कुछ महीनों बाद आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो वोटर्स के दिमाग में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। अगर एक दिन भी इलेक्शन हो जाता है तो वहां पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और इसके अलावा यूएस, यूके जैसी कंट्रीज में जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल रहा है, वहां पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा एक कंसर्न ये भी है कि अगर 5 साल में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन आ रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज 5 साल के लिए फ्री हो जाएंगी कि एक बार सरकार बन गई है, अब 5 साल तक तो पूरे देश में कहीं इलेक्शन होने ही नहीं है, 5 साल बाद देखा जाएगा। अभी क्या है, हर 4-5 महीने में इलेक्शन आते हैं किसी न किसी स्टेट में, तो हर पॉलिटिकल पार्टी एकदम अकाउंटेबल रहती है जनता को लेकर। लेकिन ये एक गलत अजम्पशन है, क्योंकि यूएस, यूके जैसी डेवलप्ड कंट्रीज अगर इस चीज को फेस कर रही होती तो वो भी वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को छोड़ चुकी होती, क्योंकि वहां पर भी अकाउंटेबिलिटी का इशू आता। लेकिन ऐसा कुछ वहां पर ऑब्जर्व नहीं करा गया। और मुझे ऐसा लगता है कि बार बार इलेक्शन करवाने से डिविजिव पॉलिटिक्स ज्यादा बढ़ती है, डेवलपमेंट के इश्यूज वैसे भी साइडलाइन हो जाते हैं। अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन आएगा तो बाकी 4 साल डेवलपमेंट के नाम पर पार्टीज को अकाउंटेबल ठहराना ज्यादा आसान हो। अगला क्वेश्चन लोग उठाते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा आ जाएगा, मतलब कि नेशनल इलेक्शन अगर रीजनल और लोकल इलेक्शन के साथ होने लगे तो नेशनल जो इश्यूज हैं वो ज्यादा लोग ध्यान देंगे, रीजनल इश्यूज को लोग भूल जाएंगे। हर सीट पर बस पीएम कैंडिडेट ही खड़ा हुआ दिखाई देगा, एक तरह से इलेक्शन प्रेसिडेंशियल हो जाएगा। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ओडिशा के अंदर जहां पर साथ में इलेक्शन हो रहे थे वहां पर भी बीजेपी जीतती, और ऐसा होता तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जहां पर 2019 से जस्ट पहले इलेक्शन हुए थे 3-4 महीने पहले, वहां पर भी बीजेपी जीत जाती। और जहां पर ये 2019 की पूरी जो वेव थी बीजेपी की, इसके जस्ट बाद इलेक्शन हुए, जैसे दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, इन सब जगह भी बीजेपी को जीतना चाहिए था, क्योंकि तब तो नेशनल एक लहर चल रही थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इससे दिखाई देता है कि भारत का वोटर ऑलरेडी इतना मैच्योर है कि वो नेशनल इलेक्शन में नेशनल इश्यूज पर वोट करता है, और रीजनल इलेक्शन जब आते हैं, लोकल इलेक्शन आते हैं, तो वो उन पर वोट करता है, चाहे दोनों इलेक्शन एकदम पास पड़ते हो। तो अगर एक दिन भी करवा दिए जाए तब भी इस पैटर्न में कोई बड़ा चेंज हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर 2 कंसर्न ऐसे हैं जो थोड़े सीरियस हैं और उन पर और डिबेट की जरूरत है। एक कंसर्न ये है कि जो छोटी छोटी पार्टीज है जो किसी एक स्टेट में है, जैसे कि टीएमसी, सीपीआईएम, डीएमके, जेडीयू, बीजेडी, एआईएडीएमके, ये सब ऐसी पार्टीज हैं जो रीजनल पार्टीज हैं या किसी 1-2 स्टेट में इनकी सरकार है, तो इनका बीजेपी के साथ कंपीट करना ऑलरेडी मुश्किल होता है नेशनल इलेक्शन में। लेकिन अगर नेशनल के साथ स्टेट और लोकल इलेक्शन एक साथ हो गए तो बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टीज के पास खूब फंडिंग होगी, वो एक साथ सारा फंडिंग इसमें लगा देंगी और हर सीट पर उनका ज्यादा
ज्यादा प्रचार दिखाई देगा। लेकिन तो एक तरह से यहां पर इनके लिए मेजर डिसएडवांटेज क्रिएट हो सकता है और इस बात को डिबेट करके सॉल्व करने की जरूरत है। दूसरा एक और इशू है कि लेट्स से 5 साल में एक बार सारे इलेक्शन हो गए और इसके 3 साल बाद किसी 2 स्टेट की सरकार गिर गई, तो अब इनका इलेक्शन कब होगा? क्या इनको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा बिना किसी सरकार के, या अगर ये पहले इलेक्शन करवाते हैं तो पूरा एसिंक्रोनस हो जाएगा जैसे 1967-69 में हुआ था? तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे डील करेंगे, ये भी अभी डिबेट का इशू। लेकिन ये सारे जो कंसर्न मैंने आपको बताए ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं काफी ज्यादा, और लोग समझते हैं कि इसका जो एडवांटेज है वो इसके डिसएडवांटेज से कहीं ज्यादा है। तभी इसकी डिमांड पिछले 30-40 सालों से आ रही है। 1982-83 में इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहली बार सजेस्ट करा था कि हमें वापस से वन नेशन वन इलेक्शन शुरू करना चाहिए। 1999 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी एग्जैक्टली इसी बात को सजेस्ट किया गया। 2003 में एल.के. आडवाणी जी ने प्रपोज करा था कि इस पर एक बिल लाया जाए, लेकिन लेफ्ट पार्टीज ने इसको अपोज किया था। 2015 में पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी उसने भी वन नेशन वन इलेक्शन को रेकमेंड करा। फिर 2017 में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट लाई इस बात के ऊपर, और यहां पर उन्होंने बताया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो हम कितना पैसा सेव कर सकते हैं, इसके कितने एडवांटेज हैं। फिर 2018 में लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट इस पे सबमिट करा था कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहें तो इसको कैसे किया जा सकता है। और 2014-2019 दोनों इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये वन ऑफ द की प्रोमिसेस में लिखा हुआ था। और 2020 से भारत की सरकार इस बात के लिए पूरी प्लानिंग कर रही है। इसकी प्लानिंग और डिबेट इतने साल से इसलिए चल रही है क्योंकि इसको लागू करना आसान नहीं है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस करने होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास करवाना पड़ेगा। इनफैक्ट ये करने के लिए ऑलरेडी एक कमेटी बनाई जा चुकी है जो कि राष्ट्रपति जी हेड कर रहे हैं, और इसकी काफी मीटिंग्स के थ्रू एक प्रॉपर प्लान डेवलप करने के लिए डिस्कशन हो रहा है कि इसे लागू कैसे किया जाए और इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इस पर भी डिबेट ऑलरेडी चल रही है। तो उम्मीद करता हूं वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर आपको थोड़ी क्लैरिटी